नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। अगले 20 मिनट में हम आपको 20 अहम खबरों से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच खेले गए फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में अर्जेंटीना ने कड़े मुकाबले में जीत दर्ज की। अर्जेंटीना को 36 साल बाद फीफा वर्ल्ड कप में जीत मिली है। इसी के साथ लियोनेल मेसी का अपनी टीम को विश्व कप दिलाने का सपना भी पूरा हो गया। भारत में भी मेसी के करोड़ों फैंस हैं जो अर्जेंटीना की जीत से काफी खुश हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही तस्वीरें केरल के तिरुवनंतपुरम की हैं, जहां लोगों ने सड़कों पर उतरकर अर्जेंटीना की जीत का जश्न मनाया। गुरुग्राम में भी लोगों ने जीत के बाद जमकर आतिशबाजी और पार्टी की। छत्तीसगढ़ के धमतरी में साग सब्जी उगाने वाले किसानों के खेतों में भरपूर उपज हो रही है। खास तौर पर टमाटर की फसल खूब लहलहा रही है, लेकिन अब टमाटरों की ताजगी और स्वाद हाथियों को भी न्योता दे रही है। ये बिन बुलाए मेहमान की तरह खेतों में आ धमकते हैं और जमकर टमाटर की दावत उड़ाते हैं। धमतरी के जागोडीह गांव में 4 दिनों से लगातार एक हाथी टमाटर खाने आ रहा है। दिन में ये खेतों में रहता है तो रात में बस्ती में चला आता है। वन विभाग और ग्रामीण इन हाथियों को भगाने के लिए आग और सायरन की मदद ले रहे हैं, लेकिन हाथियों को इनसे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसे में हाथी के सामने सभी बेबस और लाचार नजर आ रहे हैं। वैसे राहत की बात तो ये है कि जिन किसानों की फसल हाथी के कारण खराब हो रही है, उन्हें मुआवजा दिया जा रहा है। तो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है कहीं हाथी पहुंचा, उसके हमको पहुंचने में आधा घंटा समय ज़्यादा लग गया हो, कभी दूर रहे हों तो, क्योंकि 2-3 ग्रुप घूम रहे हैं तो मेंटेन करने में थोड़ा सा कठिनाई आती है। लेकिन हम पहुंच ही नहीं पाते या मदद नहीं कर रहे हैं, ये कहना उचित नहीं है। और यदि ऐसी घटना कहीं हुई है कि हमारा स्टाफ पहुंच ही नहीं पाया है तो उसको हम संज्ञान लेकर के कार्रवाई करेंगे। कूनो नेशनल पार्क के चीते रफ्तार में हवा को भी मात दे रही हैं। 17 सितंबर को अफ्रीकी देश नामीबिया से मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय कूनो अभ्यारण्य लाए गए 8 चीते बड़े बाड़े में स्ट्रेस फ्री महसूस कर रहे हैं। वो हर 3-4 दिन में चीतल और नीलगाय का शिकार करके पसंदीदा खाना खा रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक नामीबियाई चीते अब तक 20 से ज्यादा जानवरों का शिकार कर चुके हैं। अब इन सभी 8 चीतों को 2 महीने के भीतर खुले जंगल में छोड़ने की तैयारी की जा रही है। नामीबिया से 8 चीतों की राष्ट्रीय कूनो अभ्यारण्य में सफल शिफ्टिंग के बाद अब यहां से 12 और चीते लाने की तैयारी की जा रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि 10 जनवरी तक दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों को भी यहां शिफ्ट कर दिया जाएगा। हवा हो गए वो दिन जब साइकिल को गरीबों की गाड़ी कहकर खारिज कर दिया जाता था। कोरोना की वजह से लोग अपनी सेहत को लेकर सचेत हुए हैं, पर्यावरण को लेकर जागरूक हुए और हाशिए पर पड़ी साइकिल आम छोड़िए खास लोगों के जीवन में भी अब शामिल हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने लोगों से साइकिल का उपयोग करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि साइकिल पर्यावरण के मुद्दों को हल करने में काफी हद तक मदद कर सकती है, इसलिए लोगों को हरित और स्वस्थ पृथ्वी के लिए साइकिल को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ये अपील राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड के साइक्लोथॉन में पहुंचकर कही थी। पृथ्वी बचाओ जीवन बचाओ विषय के साथ साइकिल रैली निर्माण भवन से शुरू हुई और कर्तव्य पथ तक भ्रमण किया गया। साइकिलिंग इज नॉट पैशन टू मी, इट्स पैशन टू मी, क्योंकि एक साइकिलिंग से एक्सरसाइज हो जाती है, साइकिल एक सस्ता व्हीकल है, तीसरा एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, चौथा फ्यूल बचाता है, पोल्यूशन कम करता है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सोमवार को दौसा से अलवर जिले में प्रवेश कर गई है। 5 दिन दौसा जिले में रहने के बाद राजगढ़ से अलवर में एंटर हुई। अलवर सीमा पर राहुल गांधी के स्वागत के लिए रेड कारपेट बिछाया गया था। सोमवार को यात्रा केवल सुबह के फेज में ही चली और 13 किलोमीटर का सफर तय किया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज राजस्थान में 15वां दिन है। अब यात्रा दौसा जिले को क्रॉस करके अलवर जिले में प्रवेश कर चुकी है और अब अगले 2 दिन यात्रा अलवर जिले में रहेगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं राहुल गांधी की यात्रा ठीक 6 बजे शुरू हुई।
शुरुआत के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, कृष्णा पूनिया, विधायक दिव्या मदेरणा सहित तमाम जो लोग उनके साथ चल रहे थे, मंत्री हेमाराम चौधरी हो, विजेंद्र ओला हो, वो भी आज सुबह से ही यात्रा के साथ लगातार चल रहे हैं। राजस्थान में यात्रा का 15 दिन है और पहली बार राहुल की कोई जनसभा रखी गई है। ओवरऑल देखा जाए तो सोमवार को भारत जोड़ो यात्रा के 103 दिन हो चुके हैं। संयम जी बहुत अच्छे। ये संयम जी पता है कौन है? इनको बनाया गया राजनीतिक सलाहकार, प्रधानमंत्री के पक्ष में खड़ा हो। पिंक सिटी के अल्बर्ट हॉल में कवि कुमार विश्वास और उनकी टीम ने काव्य पाठ और कविताओं की शानदार प्रस्तुतियों से गुलाबी सर्द शाम में गर्माहट भर दी, शहरवासियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। गरीब यार यही अच्छा लग रहा है, बता तरस गए थे इतनी जनता देखना ही क्या कोरोना ने हाल किया था हमारा। और घर से बोले साहब वर्चुअल कवि सम्मेलन करो, अब मजा ही नहीं आता घर पे। ऐसे कैसे पढ़ो जब तक दाद ना उठे, ताली ना उठे, तब तक क्या मजा। मैं तो सौम्या जी रात को 2 बजे अपनी बालकनी में कविता पढ़ता था, मेरा कुत्ता मुंह उठा के देखता था कि क्या कर रहा है। फिर मैंने उसको समझाया बेटा ऐसे कर करके ही तेरी पेडिग्री लाता हूं मैं। आश्चर्य मत कर, वर्चुअल में थोड़ी मजा आता है। वर्क फ्रॉम होम क्या मतलब है? अब तो कोरोना ही वर्क फ्रॉम होम कर रहा है। हाँ चाइना में फैल गया ना। हजारों लोगों की भीड़ के बीच में कुमार विश्वास की हर लाइन पर उपस्थित श्रोताओं ने दाद दी। नगर निगम ग्रेटर की ओर से आयोजित समारोह का रविवार को भव्य कार्यक्रम के साथ समापन हुआ। इस अवसर पर आयोजित काव्य सम्मेलन को सुनने के लिए जयपुर वासियों में जबरदस्त क्रेज दिखाई दिया। क्या कहिए उस सिस्टम को जहां अस्पताल में मौत के बाद मरीज का शव एक समस्या बन जाए, सम्मानजनक तरीके से उसे आखिरी विदाई देने की कोई सूरत नजर न आए। बेबसी कैसे कैसे रंग दिखाती है, इसकी एक परेशान करने वाली तस्वीर कोचिंग सिटी से आई है। मानवता को शर्मसार करने वाली, सिस्टम को कटघरे में खड़ा करने वाली ये तस्वीर किसी भी संवेदनशील आदमी को सोचने पर मजबूर कर सकती है। एमबीएस अस्पताल में सहरिया समुदाय से ताल्लुक रखने वाली एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद उसके परिजनों के पास शव ले जाने के पैसे नहीं थे। परिजन रोते बिलखते रहे, लेकिन किसी छोर पर उम्मीद का उजाला नजर नहीं आया। दर्द से सुबकते परिजन शायद ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, तभी एक मीडिया कर्मी की उन पर नजर पड़ गई। उसने घटना की जानकारी एक सामाजिक संस्था को दी, जिसके बाद शव को घर तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था करवाई गई। पंडोह के साथ लगते माता बगलामुखी मंदिर के आंचल में 8 करोड़ की लागत से बनाया गया नेचर पार्क लोगों की पसंदीदा सैरगाह बनता जा रहा है। माता बगलामुखी के दर्शनों के लिए जाने वाले श्रद्धालु अब नेचर पार्क का दीदार करने से खुद को रोक नहीं पाते। नेचर पार्क का निर्माण पंडोह डैम के जलाशय के उस भाग में किया गया है जहां कभी माता बगलामुखी का प्राचीन मंदिर हुआ करता था। पूरा गांव बसता था। ये प्राचीन मंदिर और जलाशय अब पंडोह डैम में जलमग्न हो चुके हैं, लेकिन नेचर पार्क में प्राचीनता दिखाने का पूरा प्रयास किया गया है। चंडीगढ़ से घूमने आए पर्यटक गुरिंदर सिंह बताते हैं कि नेचर पार्क में जहां उन्हें शांति और सुकून मिला, वहीं प्राचीनता की झलक भी देखने को मिली। चंडीगढ़ से आए हूँ और यहाँ बगलामुखी माता जी के मत्था टेकने आते थे। पता लगा कि यहाँ नेचर पार्क सरकार द्वारा बहुत अच्छा बनाया गया है। बड़ी शांत जगह है ये, बहुत ही बढ़िया, और काफ़ी एंजॉय किया हमने भी और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी और पहाड़ों की रानी शिमला में पर्यटक दूर दूर से क्रिसमस और न्यू ईयर मनाने पर बर्फबारी का मजा लेने पहुंचते हैं। इस साल दिसंबर के महीने में बर्फबारी की उम्मीद ना के बराबर है, लेकिन बर्फबारी की चाह में शिमला पहुंचने वाले पर्यटकों को मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शिमला के आइस स्केटिंग रिंक में पर्यटक स्केटिंग कर बर्फ का मजा ले सकते हैं। शिमला के लक्कड़ बाजार स्थित आइस स्केटिंग रिंक में फिलहाल सुबह के सेशन हो रहे हैं। शिमला स्केटिंग रिंक में मेंबर सुदीप महाजन ने बताया कि मंगलवार से शाम के सेशन भी शुरू हो जाएंगे। ऐसे में राजधानी शिमला घूमने के लिए आने वाले पर्यटक यहां पहुंचकर आइस स्केटिंग का मजा ले सकते हैं।
सकते हैं। शिमला के ऐतिहासिक स्केटिंग रिंक में पर्यटकों को स्केट्स की सुविधा भी क्लब की तरफ से मुहैया कराई जा रही है। यहाँ सिर्फ 300 रुपए देकर पर्यटक प्राकृतिक बर्फ में आइस स्केटिंग का मजा ले सकते हैं। खास बात तो ये है कि स्केटिंग की ट्रेनिंग देने के लिए कोच भी साथ रहेंगे। साल 1920 में बना शिमला आइस स्केटिंग रिंक स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। उत्तराखंड में मौसम इन दिनों अपने तेवर दिखा रहा है। प्रदेश में भले ही कई दिनों से बारिश और बर्फबारी न हुई हो, लेकिन तापमान में तेजी से गिरावट आ रही है। पहाड़ी इलाकों में कड़ाके की ठंड के चलते पारा मुसीबत बढ़ा रहा है, तो मैदान में कोहरा परेशानी खड़ा कर रहा है। आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही तस्वीरें चमोली की नीति घाटी की है। इन दिनों कड़ाके की ठंड के चलते यहाँ बहने वाले सभी नदी और नाले पूरी तरह से जम चुके हैं। घाटी में रात का तापमान -15 डिग्री तक पहुँच गया है। सड़कों पर पाला जमने से फिसलन हो रही है। इससे वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिससे मैदानी इलाकों में कोहरा और ठिठुरन बढ़ गई है। हालांकि इस बार अभी तक मौसम साफ रहने से पहाड़ियों पर बर्फ नजर नहीं आ रही। सूरज ढलते ही यहाँ ठंड का प्रकोप शुरू हो जाता है और रात को तापमान 0 से काफी नीचे पहुँच जाता है, जिससे सड़कों से लेकर पहाड़ियों पर गिरने वाले झरने जमे हुए हैं। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से यूपी के मैदानी क्षेत्रों में ठंड और गलन बढ़ती जा रही है, जिससे इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी नुकसान पहुंच सकता है। कानपुर के चिड़ियाघर में जानवरों और पक्षियों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। आमतौर पर कानपुर चिड़ियाघर में बाघ, तेंदुआ और कई तरह के पक्षी हैं, जिनके लिए खासा प्रबंध किया गया है। यहाँ प्लास्टिक शीट की व्यवस्था की गई है, जिससे ठंडी हवाओं से जानवर बच सके। साथ ही हीटर भी लगाया गया है। पशु पक्षियों को बचाने के लिए लगातार पेड़ों पर वाटर फॉगिंग और निरंतर उनके बाड़ों को कवर कर दिया गया है और मांसाहारी जानवरों को प्रदूषण से बचाने के लिए सुबह देर से उनके बाड़ों से बाहर उन्हें निकाला जा रहा है और शाम होते ही दोबारा बाड़ों के अंदर कर दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, जू प्रशासन ने मांसाहारी जानवरों की डाइट को भी बढ़ा दिया है और उनके बाड़ों में ब्लोअर लगा दिया है। वहीं शाकाहारी जानवरों को पूरी धूप मिल सके, इसके लिए उनके बाड़ों की घास और पेड़ों की छटाई कर दी गई है। पक्षियों के बाड़ों को पूरी तरह से कवर कर रूम हीटर के साथ उन्हें फूड सप्लीमेंट देने की भी शुरुआत कर दी गई है। समय के साथ बहुत कुछ बदला है। तेजी से विकास ने हमारी लाइफ स्टाइल का नजरिया बदला है, तो खान पान, रहन सहन के तौर तरीकों ने इंसान को अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति से दूर किया है। इसीलिए उत्तराखंड का नैनीताल जिला प्रशासन पुराने दिनों को पर्यटन में लौटाने की योजना बना रहा है। नैनीताल जिला प्रशासन की पहल पर जिले के 4 गाँव में मड हाउस टूरिज्म शुरू करने की योजना पर काम शुरू हो गया है। गांव में मिट्टी के घर तैयार किए जाएंगे तो टूरिस्टों को पहाड़ी खान पान का भी स्वाद मिलेगा। सीमेंट, ईंट, रोड़ा से बिल्कुल अलग भूकंप रोधी इन घरों में बीते दिनों की यादों को लौटाने की पहल की जा रही है। हालांकि जिला प्रशासन इन मड हाउसों के साथ खेती बागवानी को भी जोड़ने पर काम कर रहा है। मड हाउस का जो कॉन्सेप्ट जिला प्रशासन लेके आ रहा है वो अच्छा तो है ही टूरिज्म की दृष्टि से। टूरिज्म में इसके फायदे भी हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लोकल मिट्टी के घर जो पुराने पहले रहने के लिए होते थे, वही आप टूरिज्म वालों को मिलेंगे, आने वाले लोगों को, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। उत्तराखंड शिक्षा विभाग अब राज्य के आंदोलनकारियों के इतिहास को स्कूली सिलेबस में शामिल करने में जुटा है, ताकि अगले सेशन से आंदोलनकारियों का इतिहास पढ़ाया जा सके। कमेटी ने प्रदेश के उन अनछुए पहलुओं को भी सिलेबस में जगह देने का मन बनाया है, जिससे आज भी आम जनता अनजान है। शिक्षा विभाग का कहना है, न सिर्फ राज्य के आंदोलनकारियों बल्कि प्रदेश के सामान्य ज्ञान पर भी कमेटी काम कर रही है, ताकि आमजन राज्य और राज्य के आंदोलन का इतिहास समझ सके। राज्य स्थापना दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा की गई थी कि जो हमारे उत्तराखंड राज्य के आंदोलन का इतिहास है उसको पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। इसके अलावा जो हमारे प्रदेश का सामान्य इतिहास है उसमें ऐसे बहुत से तथ्य हैं जिनको पाठ्यक्रम में शामिल करना है, तो दोनों तरह के इतिहास के लेखन के लिए हम लोगों ने निर्णय लिया है। हालांकि कमेटी में राज्य के आंदोलनकारियों के किसी भी प्रतिनिधि को जगह नहीं मिलने पर राज्य आंदोलनकारी मंच नाराज है। पहाड़ न सिर्फ कुदरती खूबसूरती का खजाना है, बल्कि यहाँ लोग, परंपरा और सांस्कृतिक विरासत भी मजबूत रही है। हालांकि देश में होली को अभी बहुत समय है, लेकिन कुमाऊं में होली की महफिलें सजने लगी हैं, जो 3 माह तक चलती रहेंगी। जी हाँ, 3 माह तक
होलियार ऐसे ही रंगे नजर आएंगे। युवाओं का जोश भी देखते ही बन रहा। नए होलियार हारमोनियम की धुन और तबले की थाप पर सुरों का ऐसा संगीत दे रहे हैं कि बड़े और पुराने होलियार भी इनके रागों में जोड़ लगाने को मजबूर हैं। पर वो बचपन से होली गाता है तो हमने उसको देखा है गाते हुए। गुरुजनों को जैसे चमियाल सर जी, सतीश सर जी, मिथिलेश सर जी, इनको हमने बचपन से देखा है गाते, तो हमें भी उस चीज़ का अनुभव हुआ गाने का। हमने सीखा बचपन से। रामलीला से भी मंचन रहा जुड़ाव, तो होली में भी हमारा मंचन सर लोगों के साथ लगा रहता है। जो हमारी जो परंपराएं हैं उसको जीवित रखना जो है राम सेवा सभा का उद्देश्य है। क्योंकि पूस का जो रविवार है, अब जो है देखिए, जो पहले जो था मनोरंजन के साधन कम थे, तो लोग जो है जब ये शीतकालीन जो होता है, इसमें जो है लोग जो है किस तरीके से अपने को इंटरटेनमेंट करें, ये उसी का रूप है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में 2 दिनों के लुभावने नृत्य प्रदर्शन के बाद मयूरभंज छाऊ नटकी का राष्ट्रीय महोत्सव संपन्न हो गया। उत्सव के अंतिम दिन 3 प्रदर्शन हुए, पंचभूत, योद्धा और द मिस्टिकल फॉरेस्ट। द मिस्टिकल फॉरेस्ट प्रकृति से प्रेरित थी। दरअसल हमारे पर्यावरण की देखभाल करना हमारी आजीविका को सुरक्षित रखने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। अगर हम अपने पर्यावरण का ध्यान नहीं रखेंगे तो धीरे धीरे हमारे जंगल खत्म होने लगेंगे और एक दिन इंसानों के लिए महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन भी खत्म हो जाएंगे। नृत्य का उद्देश्य लोगों के बीच वन संरक्षण का संदेश देना था। लखनऊ के अवध गर्ल्स डिग्री कॉलेज के हैप्पीनेस क्लब ने एक दोस्त बॉक्स तैयार किया है, जिसके जरिए छात्राएं अपने विचारों और समस्याओं का आदान प्रदान कर सकती हैं। ये कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं के मानसिक और शारीरिक मुद्दों से निपटने के लिए किया जा रहा है। अवध गर्ल्स डिग्री कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर बीना राय ने कहा, आजकल बच्चों में सबसे बड़ी समस्या मानसिक स्वास्थ्य की है और सामाजिक दबाव के चलते लड़के लड़कियां घर या स्कूल कॉलेजों में इन समस्याओं पर चर्चा नहीं कर पाते हैं। हैप्पीनेस क्लब एनएसएस के थ्रू एक शुरू किया गया प्रोग्राम है, जिसमें हमने एक दोस्त बॉक्स बनाया हुआ है। आज के समय में जब इतनी हेक्टिक लाइफ है और भागम भाग की जिंदगी है, मैक्सिमम फैमिलीज न्यूक्लियर फैमिलीज में हैं, लड़कियां खास करके हमारे समाज की परवरिश और इस तरह की चीज़ें हैं जहाँ पे वो बहुत सारी बातें अपने मन की कह नहीं पाती, अंदर ही अंदर घुटती रहती हैं। बहुत सारी समस्याएं उनको हो सकती हैं जिनका वो समाधान चाहती हैं पर किसी से कह नहीं पाती। इस समस्या के समाधान के लिए अवध गर्ल्स डिग्री कॉलेज में हैप्पीनेस क्लब के तहत दोस्त बॉक्स की शुरुआत की गई। ये पेटी एक सुझाव पेटी की तरह है, जिसमें विद्यार्थी अपनी समस्या की एक पर्ची रख सकते हैं और साथ ही अपनी पहचान गोपनीय रख सकते हैं। प्रत्येक गुरुवार को पेटी खोलकर समस्याओं की जांच की जाती है। इस संबंध में कॉलेज में विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा, जिसमें विशेषज्ञ, काउंसलर और डॉक्टर मौजूद रहेंगे। एकेडमिक फेयर में अगर बच्चों को उनके फेवरेट पेट्स को देखने का मौका मिल जाए तो क्या उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। खुशी उनके चेहरे, उनके हाव भाव से फूटने लगती है। माहौल में छा जाने वाला अनोखा उत्साह देखते ही बनता है। तस्वीरें महाराष्ट्र के नासिक की है। यहाँ के एक निजी स्कूल ने बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए एक ऐसे एकेडमिक फेयर का आयोजन किया जिसकी खूब चर्चा हो रही है। यहाँ बच्चों को 40 से अधिक पशुओं को साक्षात देखने का मौका मिला। इसके बाद बच्चों को वहाँ मौजूद लोगों को उन पशुओं के बारे में बताने के लिए कहा गया। ये एकेडमिक फेयर हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया। हम जो सीखते हैं या स्पेशली बच्चे जो सीखते हैं वो 5 सेंसेस से सीखते हैं, तो बच्चों को 5 सेंसेस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे हमने एकेडमिक फेयर ऑर्गेनाइज किया। यहाँ पे मोर देन 40 पेट्स है, अलग अलग एनिमल्स आप देख सकते हो। बच्चे जिस लेवल पे कंफर्ट बच्चों एनिमल के साथ है वो उनकी इन्फॉर्मेशन बता रहे। और 2 बच्चे यहाँ स्पालियर हेरिटेज स्कूल में पढ़ते हैं। अभी तक आपने कैदियों को ही जंजीरों में जकड़े देखा होगा, लेकिन आज हम जो दिखाने जा रहे हैं वो आपको चौंका देगा। छत्तीसगढ़ के मरवाही विधानसभा के बीहड़ जंगलों में भगवान को जंजीरों में कैद कर दिया गया है। दरअसल पूरा मामला मरवाही विधानसभा के ग्राम गोड़ा, जो छोटा सा आदिवासी ग्राम है, वहाँ का है।
इस वक्त हम खड़े हैं पाट बाबा के उस परिसर में जो गोढ़ा पंचायत में एक पहाड़ी पर है। आप जैसा कि आप देख सकते हैं, इस पाट बाबा की मूर्ति को ग्रामीणों ने बांध कर रखा है। इसके पीछे की कहानी ग्रामीण बताते हैं कि ये पाट बाबा की मूर्ति सरगुजा रियासत में अब भाग गई थी। उसके बाद इसको ग्रामीणों ने किसी तरह वापस लाया और लाकर इसे जंजीरों में बांध दिया। बताया जाता है कि ये पाट बाबा को ना बांधने पर ये पाट बाबा इस पहाड़ी में कभी उस किनारे दिखाई देते थे, कभी इस किनारे, जिसके बाद इसको बांध कर रखा गया है। और यहाँ के लोगों की आस्था इस पाट बाबा से बहुत ही गहरे तरीके से जुड़ी हुई है। अगर हम पूछे कि जायका बढ़ाने वाली इमली क्या गला भी ठीक कर सकती है, तो मुमकिन है कि आप सवाल को ही खारिज कर दें। लेकिन एमपी के ग्वालियर का तानसेन मकबरा आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। इसके पास लगा इमली का पेड़ संगीत प्रेमियों के लिए गला सुरीला करने वाली किसी जड़ी बूटी से कम नहीं है। कहते हैं कि तानसेन इसी पेड़ के नीचे बैठकर संगीत का रियाज करते थे और ध्रुपद के राग सुनाते थे। बाद में कई गायकों ने इसी इमली के पत्ते खाए और संगीत की दुनिया में नाम कमाया। केएल सहगल, पंकज उदास सहित कई गायकों ने तानसेन मकबरे पर लगे इमली के पत्ते खाए हैं। बताते हैं कि पहले इस जगह पर बड़ा पेड़ था, उसकी पत्तियां तो क्या, छाल और जड़ों को भी लोग अपने साथ ले गए। कई 100 साल पुराना पेड़ जब सूख कर खत्म हो गया तो यहाँ आने वाले संगीत प्रेमियों को निराशा होने लगी। लिहाजा इस स्थान पर इमली के पेड़ को फिर से जिंदा किया गया। आज दूर दूर से संगीत प्रेमी यहाँ आते हैं और इमली के पत्तों को तानसेन का प्रसाद मानकर साथ ले जाते हैं। आस्था के सैलाब की तस्वीरें मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की है। ब्रजधाम हवेली में चुनरी मनोरथ का आयोजन किया गया, जहां हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। 1008 चुनरियों से यमुना जी का भव्य चुनरी मनोरथ किया गया। भगवान श्रीनाथ जी, गोवर्धन जी और यमुना जी को आकर्षक चुनरी और मनमोहक श्रृंगार से सजाया गया, जिसके बाद श्रद्धालुओं ने उनके दर्शन किए। बड़ी संख्या में महिलाएं भी कार्यक्रम में नजर आई। मान्यता है कि चुनरी मनोरथ में मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है। पूजा पाठ के बाद श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का भी वितरण होता है। भक्ति धुन पर श्रद्धालु झूमते हुए भी इस दौरान नजर आए। 20 मिनट 20 खबर में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।